नमस्कार दोस्तों, सीटेट क्रैकर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज संस्कृत विषय लेकर के हम आपके सामने आए हैं। जो संस्कृत का पेडागोजी है, उससे कुछ 15 प्रश्न आपके सामने रखेंगे और उसके उत्तर भी हम बताएंगे, लेकिन आपको कुछ समय दिया जाएगा जिसमें से कि आप सही उत्तर का ऑप्शन हमें भेज सकें, है ना? सही उत्तर देने के लिए आपको कुछ 2-4 सेकंड का वक़्त दिया जाएगा। आप उसमें से देखिए कितना सही होता है 15 में से। और ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब पीछे पूछे गए प्रश्न हैं, सभी सीटेट में पीछे पूछे गए प्रश्न हैं, है ना? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से बीच-बीच में और भी जो क्वेश्चन निकलेगा साइड से उसको भी हम निकालते चलेंगे, बताते चलेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, क्वेश्चन आंसर का सीरीज़ है इसलिए हम बातें बाद में कर लेंगे। अभी हम लोग चलते हैं, हमारा जो 46 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं ना, वो आपके लिए पहला ही क्वेश्चन होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ दोस्तों देखिए, बालः स्वाभाविकतया। अब इसको इस बात को समझिए, स्वाभाविकतया यहाँ जो लिखा हुआ इसमें हुआ कि वो स्वयं से, हाँ स्वाभाविकतया मतलब होता है कि वो स्वयं से, है ना? और उसके बाद लिखा तस्या, तो स्वयं से। और उसके बाद जो प्रथमा भाषा, तो किसे, सबसे पहले भाषा को, प्रथमा मतलब होता है सबसे पहले, तो स्वयं से सबसे पहले भाषा को वो क्या करता है, तस यहाँ पे तस लिखा हुआ, भाषा को क्या करता है सबसे पहले, तो अधिग्रहण करता है। ए नंबर में अधिग्रहण करता है, नहीं करता। 2 नंबर में पुनर्बलनम करता है, नहीं करता। 3 में आगच्छति मतलब लर्न करता है, नहीं करता। तो बच्चे जो है ना सबसे पहले भाषा का अनुकरण करते हैं, है ना? सीखते जरूर है लेकिन अनुकरण करके सीखते हैं, उसको भी अनुकरण करना ही कहते हैं। मतलब अनुकरण का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप जो चीज़ें बोलते हैं ना पूरे फैमिली में, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको ध्यान से सुनते हैं। तो वो सीखते नहीं बल्कि अनुकरण करते, वो भी एक सीखना ही है, लेकिन उसका सटीक एक शब्द दिया गया, अनुकरण करना। तो इस हिसाब से जो हमारा इसका उत्तर हो गया वो डी नंबर हो गया, है ना? डी इज राइट आंसर, अनुकरणम, है ना? अनुकरोति। चलिए आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें लिखा हुआ है अधोलिखितेषु किम ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति। इसमें से इन, है ना, जो ग्रहणात्मक है ना, तो इनपुट, इसमें से इनपुट इंग्लिश में आपको पढ़ाए थे, इंग्लिश में इनपुट और आउटपुट करके ग्रहणात्मक और व्यक्तात्मक करके पढ़ाए थे आपको। तो इसमें से देखिए ग्रहणात्मक कौन सा, जो ग्रहण करने वाली है, तो मुझे लगता है एक तो श्रवण होता है और एक पठन होता है। तो डी नंबर ऑप्शन, डी इज राइट आंसर। इसमें ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है चूंकि आप भी बहुत पहले ही आंसर दे चुके हैं हमारे सामने। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन लिखता, शिक्षिका विशेषण विषये व्याख्यानं करोति, सा तदा सर्वान् छात्रान् प्रत्येकं न्यूनातिन्यूनम् एवं स्वगुणं वर्णयितुं निर्दिशति, अनन्तरं च तस्य लक्षणं ददाति, अयं विधिः कथ्यते। हाँ दोस्तों, तो हमने कहा कि ये क्वेश्चन जो आपको क्या कह रहा है वो समझिए पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि जब शिक्षिका पढ़ाती हैं तो किसी विषय की व्याख्या करती है ना, तो सबसे पहले प्रत्येक का, है ना, छात्रों को उनको क्या समझाते हैं, पहले नियम और फिर उसके गुण, मतलब फिर बाद में उदाहरण समझाती हैं उनका। तो बताइए कि जब पहले नियम और बाद में उदाहरण होते हैं, ऐसा है कि हम इसको, जो ये विधि लिखा है ना आपके सामने, आगमन, निगमन, है ना, बाकी बहुत सारे जो मेथड्स हैं, तरह तरह के मेथड्स होते हैं, सबको हम आपको एक दिन बता देंगे। तो इसकी चिंता मत करिएगा कि सर हम निगमन कैसे समझे, आगमन कैसे, हम बताएंगे इसको। तो अभी हम लोग ऑप्शन पे आंसर जो सही आएगा उसको देख लेते फिर बताएंगे। इसलिए इसका क्वेश्चन नहीं करेंगे कि सर हमको वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, हम खुद जान रहे हैं, इसको एक बार हम बताएंगे, क्योंकि हम लोग तो अभी ये क्या है कि क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन के बाद हम लोग टॉपिक भी तो पढ़ लेंगे ना अच्छे से। तो हमने कहा पहले कि सबसे पहले यदि पढ़ाते समय छात्रों को नियम बताती हैं और फिर नियम से उदाहरण की ओर जाती हैं, तो उनका वो जो कहते हैं कि इनको कौन सा विधि कहते हैं, है ना, इसे कौन सा विधि कहते हैं, अब बताइए। तो इसको जो है कहते हैं निगमन विधि। जी हाँ, डी नंबर, निगमन, डिडक्टिव मेथड। तो ये डी नंबर इसका आंसर होता है 48 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 49, शिक्षकस्य सहायेन औपचारिकतया का भाषा अधिगम्यते। कहता शिक्षक जो होते हैं वो औपचारिक रूप से किस भाषा का शिक्षा देते हैं या उनको ग्रहण करवाते हैं, है ना, या सिखाते हैं, आप कह सकते हैं कुछ भी। तो इसको कहता कि औपचारिक रूप से शिक्षक जो है मातृभाषा सिखाते हैं, है ना, मातृभाषा ही औपचारिक रूप से शिक्षक सिखाते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ए नंबर इसका सही आंसर होगा ए, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर, बालान नवीन शब्दान पठित। ये देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको, हाँ ये जो देखिए आपने प्रत्यय पढ़ा होगा तो आपके लिए सवाल है, ठीक है। देखिए हमारे जितने विद्यार्थी देख रहे हैं, मैं बताऊंगा नहीं, ये जो पठी तुम लिखा हुआ है ये क्या है, धातु रूप है या कोई प्रत्यय है? अगर धातु रूप है तो कौन सा धातु रूप लगा है, यदि प्रत्यय है तो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, हमें बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन होता है, हम ऐसे बताते चलते हैं, प्रत्यय होगा तो कौन सा प्रत्यय इसमें है, और धातु रूप है तो कौन सा धातु है ना, मतलब किसका, कौन सा टेंस का, कौन सा लकार का लगा हुआ, बताएंगे। तो ठीक है, इसके बाद हम बताते हैं अभी। हाँ, तो पाठयितुं शिक्षिका प्रकृत वस्तूनाम उपयोगम करोति यतः। अब इसका मतलब क्या है, पहले सवाल का हिंदी समझ लीजिए। सवाल कहता है कि बालकों को नए शब्द पढ़ने के लिए, है ना, सॉरी पढ़ाने के लिए, पाठयितुं लिखा हो मतलब पढ़ाना होता है, तो बालकों को नए नए शब्द पढ़ाने के लिए जो अध्यापिका होती है ना, ठीक है, जो अध्यापिका होती है वो प्राकृतिक वस्तु, जो प्राकृतिक वस्तु होते हैं, है ना, जो प्राकृतिक और कृत्रिम तो आप जानते हैं, तो प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग किस प्रकार से करती है, वो कैसे करती हैं, यह सवाल कह रहा है। सवाल कह रहा है कि बच्चों को नया नया शब्द सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए जो अध्यापिका हैं, शिक्षिका हैं, है ना, वो प्राकृतिक वस्तुओं का इस्तेमाल करती हैं, ये तो आप जानते हैं, बट किस प्रकार से करती हैं वो आप जानिए। तो ऑप्शन है यहाँ पे, इस ऑप्शन को देखिए तो आपको पता चलेगा। तो ऑप्शन को देखने से आप ये समझेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्रतिदिन, यहाँ पे इसमें ये जो ऑप्शन होगा, पहले आप 4 सेकंड लेकर के बता ही दीजिए मुझे, फिर मैं इसका बताऊं कि आंसर क्या होगा और क्यों होगा, है ना। तो चलिए आप, हाँ जो समझ में आए पहले आप लोग आंसर दीजिए, सवाल समझने के बाद जो है आंसर आप दे सकते हैं। अच्छा, आपके सामने एक दिक्कत और आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि सर जो सवाल तो आप समझा दे रहे हैं हिंदी में, लेकिन आप ऑप्शन तो हिंदी में समझा नहीं रहे हैं पहले। तो ऑप्शन समझा देंगे हिंदी में तो हम जो है इसका उत्तर दे देंगे फटाक से। तो सभी का ऑप्शन हिंदी में हम समझा दें, आप बिल्कुल, हम आपकी बात से एग्री करते हैं कि समझा दें हम, लेकिन ऐसा क्यों ना हो कि आप कम से कम ऑप्शन समझना शुरू कर दें। अगर हर हर क्वेश्चन सीरीज का आंसर हम समझाना, अभी तो समझा देंगे आपको, लेकिन सबका हम समझाते चले जाएंगे तो पता चला जब टेट का पेपर देने जाएंगे उसमें भी आपको जरूरत पड़ेगी टीचर का कि सर हिंदी कर दीजिए ना, तो बता देंगे। तो मेन तो इसका यही है ना, लैंग्वेज में यही तो मुख्य चीज़ है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं उसका क्वेश्चन क्या रहा है। इसी के लिए तो हमने आपको ग्रामर पढ़ा रहा ना, जो ग्रामर आपको सिलेबस में है भी नहीं, पढ़ना भी नहीं, उसको पढ़ा रहा। तो इसलिए आपका जो लास्ट जो वीडियो है आप लोग बहुत कम देखे हैं, उसको देख लीजिएगा, उसमें शब्दरूप है ना, शब्दरूप का पूरा जिक्र किया गया है और शब्दरूप के साथ उसको कनेक्ट किया गया विभक्ति से। आप उसको नहीं पढ़ेंगे जब तक, तब तक आप खुद से इसका हिंदी स्वयं से नहीं कर सकते हैं। और आप विश्वास माने कि कितना भी क्वेश्चन सीरीज का मैं हिंदी कर दूं, आप कभी हिंदी करना नहीं सीखेंगे स्वयं से। जिस प्रकार से कि हम आपको 5 जोड़ 3, 3 जोड़ 5, 8 जोड़ 13 ऐसे करके बताते चले जाएं, और जोड़ आपको बताएं नहीं कि जोड़ना होता कैसे है, तो हम हर बार आपको जोड़ बताएंगे। अगर शुरू में सिखा दें कि जोड़ना कैसे होता है, तो हम कोई भी क्वेश्चन देंगे तो बनाएंगे। तो आप समझ गए होंगे बात को कि हिंदी करना आपको जानना पड़ेगा। कुछ मोटा मोटी एक भी शब्द को पकड़ के ऑप्शन का, क्वेश्चन का हिंदी करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में तो हम नहीं रहेंगे आपके सामने। तो इसलिए क्वेश्चन आंसर के बीच में एक बात निकली, तो इसलिए हमने कहा कि आपको सोचा कि बता दूं। तो उस हिंदी करने के लिए जितने मटेरियल की, मुझे लगता है 4-5 क्लास ही मेरा इंपॉर्टेंट होगा। पीछे का बेसिक क्लास एक था, एक लास्ट वाला क्लास था जो ग्रामर का था, वो दोनों क्लास इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्लास हम और दे देंगे जिसके जरिए बहुत आसानी से आप हिंदी कर पाएंगे। उसका मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, उतना याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो हिंदी ज़रूर कर पाएंगे आप, है ना। चूँकि हमारे पास वक्त की कमी होती है ना, इसको जल्दी से ख़त्म करना होता है। 15 क्वेश्चन में हम 1 घंटा लेंगे तो सही नहीं रहेगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे, थोड़ा नेट का भी प्रॉब्लम, सब कुछ होता है यहाँ पे। जैसे चलिए इसका हम जो आंसर है वो बताते हैं। इसका जो सही आंसर है ना, नए नए जो नए नए शब्द का जो इस्तेमाल करती हैं, तो प्राकृतिक वस्तुओं के जरिए वो बताती हैं, सिखाती हैं, तो उसका सही ऑप्शन होगा ये जो डी नंबर। जी हाँ, ये डी नंबर इसका सही ऑप्शन होगा। डी नंबर में लिखा क्या, पहले ये पढ़िए। डी नंबर लिखा है एतेन शब्दानाम शुद्धवर्तन्याः पाठने सहायता भवति। अब इसका मतलब क्या हो भाई, अब यह कहता है कि जो हम प्रतिदिन जो कुछ वस्तुओं को देखते हैं, जाहिर सी बात है कि हम बहुत सुबह से उठ के शाम तक नदी, झरने, झील, सूरज, बहुत सारी चीज़ ऐसे देखते हैं जो प्राकृतिक है।
है ना? उन वस्तुओं के साथ हम अपना संबंध किस प्रकार से बना सकता है? जो छात्र है, ये लिखा ना, इस किस प्रकार से वो अपना छात्र जो है संबंध बना सकता है, ठीक है? तो छात्र उस उन वस्तुओं का जो संबंध, एक एक्चुअली देखिए मेरे सामने ऑप्शन कुछ और आ रहा है, आपके सामने कुछ और, सॉरी मैं इस क्वेश्चन को, एक मिनट, ये ऑप्शन में कुछ और आ रहा है, वेट करें, इस क्वेश्चन को मैं बाद में बताता हूँ। ये ऑप्शन मतलब मिसमैच हो रहा है, जो आंसर हम पकड़ रहे हैं वो ए और डी में ये हो रहा है, मेरे सामने दो दो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है एक्चुअली। चलिए इस क्वेश्चन को हम बाद में करते हैं, ठीक है? इसका फिर से ये करना पड़ेगा, क्वेश्चन को फिर से बुक से लाना पड़ेगा वापस। चलिए 51 नंबर देख लेते हैं ना, वो उसका जो ऑप्शन है ना वो मिसमैच कर रहा है, क्योंकि ए और ए दोनों मैच कर रहा है। आपके सामने क्या दिख रहा है और मेरे सामने क्या दिख रहा है? चलिए इसको हम फिर से बताते हैं, 50 हम स्कैन करके नेक्स्ट वाला वीडियोज़ में बताएंगे आपको। 51 देख लीजिए पहले, चलिए 51 देख लीजिए। 51 नंबर क्या कहता है? हाँ, भाषायाः पाठ्यचर्चायां साहित्यस्य समावेशः स्यात् यतः। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए पहले। इसका मतलब यह होता है कि भाषा जब पढ़ाते हैं ना, पाठ्य की चर्चा, भाषा पढ़ाते समय पाठ चर्चा जब होती है, पाठ चर्चा आप जानते हैं एक वो भी विषय है, तो पाठ चर्चा जब होती है तो उसको समावेश, यहाँ एक समावेश लिखा, इसको देखिएगा तो समावेश करना। अब साहित्य से समावेश करना, तो पाठ्य चर्चा करके आप उसको समावेश करते हैं किसमें? साहित्य में। पाठ्य चर्चा करके साहित्य में समावेश करते हैं, है ना? तो साहित्य में समावेश करते हैं, इसका मतलब क्या, पहले मैं ये समझाऊं कि आप किसी भी टॉपिक पे मानो चर्चा कर रहे हो, ठीक है? तो एक हुआ चर्चा कर रहे हो, उसको कोई सिस्टमेटिक ढंग से कर रहे हो या आप जैसे तैसे कर रहे हो, दोनों में अंतर है ना? तो आप अगर सिलसिलेवार तरीके से कर रहे हो, जैसे आपने पहले उसकी भूमिका को बताया, ठीक है? तो उसके बाद जैसे कहानी कैसे शुरू होता है, कहानी का अपने जानते जो तरीके होते हैं, है ना? जिस तरह से आप उल्टा सीधा हुआ कि पहले आप कहानी में किसी पात्र को मरा हुआ बता दीजिए, बाद में उसको जीवित करिए, नहीं। तो इसलिए सबसे पहले उसका जैसे जन्म होता है, फिर वो बड़ा हुआ, फिर उसके कार्य कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या अचीव किया, फिर जाके एंड पे उनका एंड कैसे होता है लास्ट पे वो। तो हमने कहा कि इस प्रकार से आप पाठ्य चर्चा करते किसी विषय को लेकर के, आप नाटक, साहित्य या ड्रामा, कुछ भी प्रकार को लेकर के, तो उसको आप साहित्य में समावेश कर सकते हैं, मतलब मिला सकते हैं साहित्य में। तो क्या हुआ, जैसे कि आप आज के क्लास में कुछ पढ़ाते हैं, हिंदी मतलब हिंदी, संस्कृत, कुछ भी, इंग्लिश, कोई भी, मतलब कि आपका भाषा के क्लास में पढ़ाते हैं, तो भाषा की क्लास में पढ़ाते हैं तो वो साहित्य से जोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो साहित्य में जो चीज़ें, कहानी, कविताएं लिखी होती है वही तो होती है ना, सिलसिलेवार तरीके से लिखी होती है, शुद्ध शुद्ध शब्दों का इस्तेमाल क्या होता है ना, व्याकरण का सही इस्तेमाल क्या होता है। तो इसीलिए आप उसको समावेश कर सकते हैं व्याकरण में, यदि आप कुछ भी एक कहानी कभी कह रहे हैं, पाठ चर्चा कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो ये हुआ, ये क्वेश्चन करता है, ठीक है? अब चलिए इसका आंसर, जो सही आंसर क्या होगा वो देखते हैं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा, हाँ, तो एक आता कि समावेश कर सकते हैं, यह किस प्रकार से बच्चों के लाभदायक है या यह कहलाता क्या है? तो यह जो इसका सही ऑप्शन होगा वो सी नंबर होगा। सी नंबर होगा, ऑथेंटिक लैंग्वेज। हाँ, जो पठन पाठनस्य माध्यम अस्ति, है ना, माध्यमम अस्ति, तो इसका ये मतलब कि इदम नैसर्गिक भाषायाः, तो ये नैसर्गिक, यहाँ जो नैसर्गिक अलग है, भाषा यह अलग है, दोनों दो पार्ट में। तो नैसर्गिक भाषा का मतलब कहता है कि यदि आप इस प्रकार से करते हो, पाठ चर्चा को साहित्य के साथ समावेश करते हो, तो यहाँ पे नैसर्गिक भाषा मतलब ऑथेंटिक लैंग्वेज इसको कहते हैं, है ना? पठन पाठन से, जो पठन पाठन में, पठन पाठन के माध्यम से आप बहुत सारी समस्याओं को हल कर लेते हैं। पढ़ना और पढ़ाना, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, उसके दरमियान तो माध्यम क्या हुआ, माध्यम बस उस क्लासरूम में हम पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, इसी के दरमियान बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है ना, तो ये माध्यम पढ़ना और पढ़ाना ही हुआ। तो इसको नैसर्गिक भाषा कहते हैं, है ना? तो पाठ्य चर्चा को हम साहित्य से जोड़ते हैं। तो अब इसका आप ये कहेंगे कि सर ये हमको समझ में अभी तक नहीं आ रहा, तो हमने सीधा एक सिंपल अगर एक लाइन में कहें तो कि हम कुछ भी पाठ्य चर्चा कर रहे हैं, पाठ्य के ऊपर ही कर रहे हैं, ठीक है? क्लासरूम में हम तो जाहिर सी बात है पाठ्य के ऊपर जो पढ़ाने हैं उसी के ऊपर करेंगे, लेकिन उसकी चर्चाओं को हम साहित्य से समावेश कर दें, साहित्य के साथ जोड़ दें, तो उसको हम नैसर्गिक भाषा कहते हैं। सीधा सीधा इतना आप जानिएगा, ठीक है? तो 51 नंबर का जो सी नंबर ऑप्शन ए सही होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम 52 पे आते हैं। 52 का था भाषा या कक्षायां कथाकथनस्य महत्वपूर्ण भूमिका वर्तते यतः।
तो जो कहता कि भाषा की जो कक्षा होती है ना, तो उसका जो पहले कथा, यहाँ देखिए ये कक्षायाम कथा कथनस्य यहाँ लिखा हुआ, कथा कथनस्य। तो जो कथा कथा वही कहानी होता है जो कथा कहते हैं ना, तो कथा कहने के दरमियान, तो कथा का समावेश जो है भाषा को बढ़ाने में उसकी कुछ भूमिका होती है। यहाँ पे कह रहा इसकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, तो हम तो इसका ऑप्शन बिना देखे पहले आंसर आपको बता रहे हैं कि वो बढ़ाने में होती है। ऑप्शन तो उसी के हिसाब से होगा, जैसा मैंने कहा कि कक्षा में जो कथा कही जाती है उसका महत्वपूर्ण एक भूमिका है उस कथा का, है ना। जो कहानी कही जाती है कक्षा में, क्लास में हम अगर कुछ आपसे कहानी कहते हैं, कुछ कहानी शेयर करते हैं, सुनाते हैं, आपसे कुछ कहते हैं, तो वहाँ पे ये नहीं है कि टाइम पास हो रहा है। मकसद है ऑप्शन इस आंसर इस तरफ से ढूंढिए कि क्या वहाँ पे टाइम पास हो रहा है, नहीं। आप पॉजिटिव देखिए इसको कि नहीं वहाँ टाइम पास नहीं हो रहा, बल्कि उसको हम कह के आपको हम भाषा में कुछ नया ज्ञान दे रहे हैं, भाषा का बढ़ा रहे हैं कुछ आपको, है ना। तो ये आप देखिएगा, इस प्रकार से देखिएगा तो आपका सही ऑप्शन लगेगा। तो इस हिसाब से अब देखिए आपको सही आंसर क्या लगता है, बताएं आप हमें। हाँ दोस्तों, तो आप लोग का जो आप लोग का जो आंसर है उसको अब मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। पहले देखिए एक नंबर लिखा हुआ, शिक्षकस्य विश्रामार्थम सहायताम करोति। तो जो विश्राम लिखा हुआ है यहाँ पे, विश्राम से विश्रामार्थम बना है, विश्राम अलग है अमार्थम अलग है। तो विश्रामार्थम जो बना है, कहता है कि कहानी कह के शिक्षक विश्राम करते हैं, उनको सहायता मिलती है, बिल्कुल नहीं। तो आप इस तरह का ऑप्शन देखते हैं तो ऐसे ही काटते हैं, ठीक है। फिर कहता है एतत् नैतिक शिक्षक, तो नैतिक शिक्षा भी मिलती है, बट यहाँ पे ये ऑप्शन सही नहीं जा रहा। और डी नंबर कहता है आमोदस्य प्रभुतम श्रोतम अस्ति, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं लगता। तो इस हिसाब से यहाँ जो आपका सही ऑप्शन बनता है, जो आपका सही आंसर बनता है, एक मिनट, हाँ दोस्तों, तो देखिए ये जो है बी नंबर में लिखा है, पहले बात को समझिए, एतत् भाषाया समग्र रूपम प्रस्तौति। तो नहीं, मुझे ये ऑप्शन भी नहीं लगता इस हिसाब से। तो ये सटीक ऑप्शन में तो कहा सी भी हो सकता है, बट इस हिसाब से तो सी ही होगा, इस हिसाब से तो सी ही होगा, हाँ। क्योंकि ए नंबर तो मैंने पहले एलिमिनेट कर दिया, इसको भी एलिमिनेट कर दिया, और इसको देखने से भी मुझे लगता है नहीं होगा, पक्का ये नहीं होगा। तो चलिए सी नंबर इसका, कोई डाउट नहीं इसमें। तो 52 का सी नंबर होगा कि इससे नैतिक शिक्षा मिलती है, या ये नैतिक शिक्षा देता है। चलिए, और बाकी ऑप्शन, हालांकि इसका सटीक आंसर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यही है, और अदरवाइज इसका कुछ और भी बहुत सारा इसका आंसर हो सकता है। तो इसमें कहा कि जो कक्षा में आप कथा करते हैं तो उसकी एक महत्वपूर्ण कुछ भूमिका है, क्या भूमिका है, तो ऑप्शन के हिसाब से यही भूमिका है कि उसमें नैतिक शिक्षा मिलती है। नैतिक शिक्षा मिलती है भाई, इससे नैतिक शिक्षा वो देता है कहानी, कथा, ठीक है। तो सी नंबर इसका सही आंसर होगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं 53। 53 जो है वो है कश्चित विषम विषयम कश्चित विषयम धिकृत्य स्वतंत्रतया लेखितुं चतुर्थकक्षायाः छात्रान् शिक्षकः नियोजयितुं शक्नोति यदि सः विषयः सम्बद्धः अस्ति। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले ये देखिए। तो यह जो कह रहा है कि चौथी कक्षा की चर्चा कर रहा है ना, चौथी कक्षा में जो शिक्षक हैं वो चौथे कक्षा में किसी विषय पर स्वतंत्र रूप से, आपको यहाँ लिखा हुआ स्वतंत्र, यहाँ स्वतंत्र रूप से अगर लिखने के लिए ऊपर लिखा हुआ ना, देखें स्वतंत्र लिखा हुआ, तो अलेखितुम, यहाँ भी देखिए जैसे इसके पहले था कुछ और, तो यहाँ लेखितुम, इसको बताइए लेखितुम क्या है ना, लेखितुम के बारे में बताइए। तो एक क्वेश्चन आपसे है कि लेखितुम को बताइए, जहाँ हम देखते हैं उस तरह का चीज़ पूछते हैं आपसे पहले। तो कहा कि स्वतंत्र रूप से चौथी क्लास के बच्चा को शिक्षक लिखने के लिए कहेंगे, तो क्या लिखने के लिए कह सकते हैं। स्वतंत्र रूप से मतलब कि उसको फ्री छोड़ दीजिए, कुछ भी लिखे, है ना, वह जो बच्चा है कुछ भी लिख सकता है। तो मुझे लगता है कि इस ऑप्शन में, इसमें जो ऑप्शन है वातावरण और सामाजिक और राष्ट्र
राष्ट्र के बारे में, और एक ऑप्शन ए नंबर व्यक्तिगत जीवन भी है। तो 4 क्लास का बच्चा तो अपने आप को कुछ बेहतर ही जानता है, जहाँ तक लगता है 1 2 3 4, क्योंकि उसको 3-4 साल का पढ़ाई का जर्नी है, उसके पहले भी याददाश्त उसका 1 आध साल से होगा। उतना वो राष्ट्र को नहीं जानता, उतना वो वातावरण को नहीं जानता, उतना वो समाज को नहीं जानता जितना कि खुद को जानता है। तो उसको स्वतंत्र रूप से हम लिखने के लिए देंगे दोस्तों, आप जानिए इस बात को। तो व्यक्तिगत जीवन के रूप में उसको खुद के लिए लिखने देंगे, अपने लिए, कि अपने आप अपने पर लिखो, आप क्या हो करके, आपका नाम, अपने अपने माता पिता, घर, ये सब। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर वही होगा। तो इसका साइकोलॉजी का तो आप तो जानते हैं, ऑप्शन के हिसाब से ही आंसर होता है इसका, तो कोई मैथमेटिक है नहीं कि वही होगा। इसलिए इसका यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से ए नंबर ऑप्शन सही है ना। ए नंबर ही आंसर बन रहा है इसका, इसमें कुछ विशेष नहीं है। 4 क्लास का बच्चा बोल रहा है, तो देखिए क्वेश्चन प्राइमरी हिसाब से लेके सोचिएगा चलिएगा, तो ज़्यादा आपको सोचने की उतनी ज़रूरत नहीं है। 1 से 5 क्लास के बच्चे, जो बीच के बच्चे होते हैं, 1 2 3 4 5, तो उसमें बच्चे उतने तो मैच्योर होते नहीं हैं। वो तो प्राइमरी क्लास के बच्चे जो होते हैं उसमें तो छोटे छोटे चीज़ को लेकर के हम लोग चलते हैं। तो उसमें राष्ट्र, वातावरण और सामाजिक के बारे में, सामाजिक विषय के बारे में लिखेंगे, समस्या के बारे में बताएंगे, तो शायद वो बच्चा नहीं लिख सकता है खुल करके स्वतंत्र रूप से। 2-4 लाइन लिख देगा बट खुल के नहीं लिखेगा। लेकिन उसको खुद के बारे में लिखने के लिए बोले स्वतंत्र रूप से, तो शायद लिखे, बहुत सारी बात लिख सकता है खुद के बारे में, अपनी समस्याओं को भी लिख सकता है, अपनी अच्छाइयों को भी लिख सकता है, कुछ अपने घर परिवार, सब कुछ लिख सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर कहता, अनौपचारिक माध्यमेन कस्याश्चित भाषाया अधिगम आर्थम। अधिगम देखिए यहाँ अधिगम से बना है, अधिगमार्थम अधोलिखितेषु कस्य समावेश अस्ति। अब इसका मतलब होता है कि किस जगह पे बच्चे अनौपचारिक रूप से भाषा सीखते हैं या अधिगम करते हैं, है ना, वही बात। अधिगम, इसलिए अधिगम को अंडरलाइन किया कि अधिगमार्थम है, तो अधिगम करते हैं, हासिल करते हैं, अचीव करते हैं। किस जगह पर, नीचे लिखे, यहाँ लिखा हुआ अधिलेखितेषु, तो नीचे लिखे गए, नीचे लिखे गए में से किस ऐसे जगह पे, कौन सा ऐसा जगह जहाँ अनौपचारिक रूप से, एक औपचारिक होता है एक अनौपचारिक, तो भाषा दो तरह से सीखे जा रहे हैं, तो दोनों में से अनौपचारिक वाला कहाँ सीखा जाता है ना। तो देखिए विद्यालय में तो दोनों प्रकार से सिखाया जाता है, जहाँ बातचीत करवा के अनौपचारिक, तो औपचारिक रूप से किताबें पढ़ा के भी सिखाया जाता है ना। भाषा प्रशिक्षण केंद्र नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि स्पेशलिस्ट वहाँ तो औपचारिक रूप से सिखाया। भाषा प्रयोगशाला, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, देखिए घर पे क्या है कि ये सब जगह पे मैं क्यों काट रहा हूँ, यहाँ पे लिखाया जाता है, यहाँ पे लिखाया जाता है, यहाँ किताबी भाषा, तीनों जगह किताबी भाषा दिया जाता है, साथ साथ में दोनों दिया जाता है। किताबी भाषा बोल के हर तरह का भाषा सिखाया जाता है, लिखना पढ़ना सब होता है। बट आप ये देखो, जो डी नंबर आपका ऑप्शन है, घर पे क्या भाषा, कभी कॉपी किताब लेके मम्मी पापा बोलते हैं बच्चे को कि आप बैठो मम्मी लिखो, पापा लिखो, या इसको मम्मी बोलते हैं? नहीं, घर पे सिर्फ बस ओरल ही होता है, मतलब अनौपचारिक रूप से ही भाषा सीखते हैं। कभी किसी को कॉपी पेन लिख के भाषा सिखाने की ऐसी कोई परंपरा है नहीं, ना कभी आपने देखा होगा, सुना होगा। तो इसीलिए आपका जो है अनौपचारिक रूप से कहाँ सीखा जाता है, अनौपचारिक के जो माध्यम है, इस माध्यम से कहाँ पे ज़्यादा बच्चों को सिखाया जाता है, तो ये जो सही आंसर होगा घर पे होगा। तो इसलिए सही आंसर इसका जो है डी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्व पठितया कथाया पुनः कथनार्थम छात्रेभ्यः निर्दिष्ट शिक्षकः आकलितुम। यहाँ भी देखिए वही चीज़ बार बार आपका पीछा कर रहा है, तुम लगा हुआ है, इसको बताइएगा मुझे। समर्थो भवेत, ये जो मैंने पूछा है वो आपको बताया हुआ है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ बार बार, आप पीछे का क्लास देख लीजिएगा। चलिए, तो कहता है कि पूर्व के पाठ जो पढ़ा हुआ है, पढ़ाया गया है, और उसको हम बच्चे को पढ़ने के लिए कह रहे हैं। पूर्व की पढ़ी गई पाठ, मतलब पहले की पढ़ाई गई पाठ को हम बच्चे को पढ़ने के लिए कह रहे हैं। तो वो अगर पढ़ेगा तो हम किस चीज़ का आकलन करेंगे, उसके पढ़ने से हम उसका कौन सा ऐसा चीज़ है जिसका हम आकलन कर सकते हैं। अब दिमाग लगाइए आप लोग। तो इसमें मुझे लगता है कि उसके पढ़ने से, देखिए ये तो बर्तन, ये तो सवाल ही नहीं उठता, पढ़ने पे बर्तन ही कहाँ से, उच्चारण, उच्चारण तो एक बार दो बार बात वही है। समृद्ध, ये जो है याद करने की शक्ति, तो यहाँ याद करने की बात है ही नहीं। याद करने वाला ऑप्शन तो सीधे गलत होता है, और याद करने वाला ऑप्शन पे तो आप जाएंगे नहीं, सीधे गलत हो जाएगा, है ना। तो एक चीज़ आप जानते होंगे, पढ़ने के दरमियान सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसके अर्थ को समझना, है ना। पढ़ना मीन्स अर्थ को समझना, आप जान रहे हैं इस बात को। तो पढ़ना मीन्स अर्थ को समझना, और एक बार पढ़ा गया है उस चीज़ को फिर से पढ़ने बोल रहे हैं, मतलब शिक्षक किस चीज़ का आकलन कर रहे हैं कि बच्चे जो है कहाँ तक समझे हैं, उनकी समझ इस पाठ में कितनी है। हाँ, तो दोस्तों सही आंसर जिसका होगा डी नंबर होगा, जी अवबोधम, है ना, नो डाउट डी नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि पढ़ने का सही तात्पर्य यही है कि बच्चे समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। पढ़ना मीन्स समझना होता है।
आगे बढ़ते हैं। चलिए लेखन, लेखन में लिखने में प्रॉब्लम होता है, इसमें नो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किन्हीं को डी ऑप्शन सही, डिस्ग्राफिया, लिखने में दिक्कत हो डिस्ग्राफिया, है ना। ये मैथमेटिक्स हो गया, ये आपका बोलने में हो गया, है ना, सब आप जान रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पठन नाम न केवलम लिखित पाठस्य उच्चारणम अपितु एतद अपि महत्वपूर्णम यत् कश्चित। अब इसको समझिए सवाल को, सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि पढ़ना केवल लिखित पाठ का उच्चारण करना नहीं है ना। पढ़ना सिर्फ ऐसा नहीं कि लिखी हुई बात को उच्चारण कर दीजिए, इसके पहले जस्ट वही सवाल था, है ना। पढ़ना, पढ़ने का मतलब क्या है, इसके पहले मैंने बताया था कि अर्थ को ग्रहण करना है, पढ़ने का मूल वही मतलब है। तो कहता है कि पढ़ना केवल लिखी हुई बात को सिर्फ उच्चारण कर देना, कि जो भी चीज़ लिखा है क तो क बोल दिया उसको, तो ऐसा नहीं है कि लिखी बात को सिर्फ बोल दिया, बल्कि उससे भी ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ है। तो वो क्या है, नीचे ऑप्शन के हिसाब से देख के बताइए, ये कह रहा है ना। तो नीचे ऑप्शन से देख करके आप बताइए कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है पढ़ना में। चलिए, तो डी नंबर ऑप्शन होगा इसका सही आंसर होगा, जो डी नंबर होगा। जी दोस्तों, डी नंबर ये कहता है कि पाठ पढ़ने के साथ साथ उसके अर्थ, मतलब उसका अवबोध, उसका ज्ञान भी होना चाहिए। पढ़ना जितना इम्पोर्टेंट है, तो उस पढ़ने के अलावा उच्चारण करने के ऊपर लिखा है, उच्चारण करने के, यहाँ लिखा है ना उच्चारणम, तो उच्चारण करना, अपितु, यहाँ अपितु, तो अपितु एतद अपि, उस उच्चारण करना तो जरूरी है, लेकिन इससे भी जरूरी या और जरूरी जो है वो क्या है, तो पढ़ने के लिए उच्चारण के साथ साथ उसका अर्थ, ज्ञान, उसका बोध भी होना जरूरी है, बोध भी होना। तो डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 58 नंबर, प्राथमिक कक्षायाः छात्राणां कृते मातृभाषया एव पाठनं स्यात् इति संस्तुतम् अस्ति तेन। अब इसमें देखिए इस प्रकार से दिया हुआ, ये देखिए, तो कहता है इसमें, इस क्वेश्चन को कहता है कि प्राथमिक कक्षा में, है ना, कौन कक्षा में, प्राथमिक मतलब 1 to 5 हो गया, कि छात्रों के लिए जो मातृभाषा होता है ना, मातृभाषा, मातृभाषा जब पढ़ाई जाती है, तो मातृभाषा उनको किस विधि से, किस मेथड से पढ़ाई जाती है। इसके पहले सेम एक सवाल आपके सामने आया हुआ था, इसके पहले भी सवाल आपके सामने आया गया था। तो हमने बताया था ना, ये बता रहा प्रांतीय, प्रांतीय मतलब भाषा को बढ़ाने के लिए, या छात्र को सृजन शक्ति बढ़ाने के लिए, या ऊपर जो लिखा हुआ शक्नुमंती मतलब कमा, तो तीनों ऑप्शन जो है, ये तीनों ऑप्शन ये सही नहीं लग रहा मुझे, है ना। तो नैसर्गिक वातावरण का निर्माण करने के लिए ये कुछ हद तक सही है, क्योंकि इसके पहले भी सेम एक ऑप्शन आपके सामने आया था, आप देखेंगे, कोई क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है। तो नैसर्गिक, अच्छा नैसर्गिक वातावरण क्या होता है, मैं इसको जरा अच्छे से बताऊंगा एक दिन, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें जो है सही ऑप्शन यहाँ यही बन रहा है दोस्तों, नैसर्गिक, डी नंबर, तो सही ऑप्शन यहाँ बन रहा है नैसर्गिक, है ना, नैसर्गिक वातावरण से निर्माणम भवेत। ठीक है। अब ये जो है 59 क्वेश्चन पहले देख लेते हैं नंबर। तो प्रथम कक्षायाः कृते भाषायाः पाठ्यपुस्तके प्रारंभे कविताः कथाः च दत्ता सन्ति, अनन्तरं च अक्षराणां लेखनम् एवं तत् पुस्तकं कां प्रणालीम् अनुसरति। अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्रथम कक्षा में, अब भाषा के पुस्तक में, ऊपर देखिए ध्यान से पढ़िए, प्रथम, हर सबका तो हिंदी में लिखा है ना, भाषा के पुस्तक में प्रारंभ में सबसे पहले में क्या है, तो कविता रहता है, फिर और च मीन्स बाद में, तो च इधर यहाँ जुड़ता है, संस्कृत में च बाद में रहता है लिखा, लेकिन हिंदी उसका पहले होता और, है ना। तो कहता कि कविता और कथा पहले दिया रहता है, उसके बाद यहाँ संति दिया रहता है, फिर रहता है अनंतरम, उसके बाद, अनंतर उसके बाद, और अक्षर, और अक्षर लिखा रहता है, जो लिखने के लिए भी कहा जाता है। तो कहता प्रथम कक्षा में प्रथम कक्षा के पाठ पुस्तक में सबसे पहले जो कविता और कथा कहानी दिया रहता है, और उसके बाद लिखने वाली चीज़ दिया रहता है और लिखने के लिए कहा जाता है। तो ये कौन सी प्रणाली का उदाहरण है, यह जो है कौन सी प्रणाली का उदाहरण है। चलिए आप लोग बताइए कौन सा प्रणाली का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी नंबर, पाठ्यचर्या रूपरेखा प्रणाली, करिकुलम फ्रेमवर्क अप्रोच। हाँ, तो सही आंसर बी नंबर होगा, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन आपका, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन आपका कोई बचा हुआ था शायद 50 नंबर, जो ऑप्शन मिस्टेक हो रहा था, उसको हम देखते हैं, उसको ही बताते हैं। तो अधिलिखितेषु का उक्ति समीचीना, नीचे लिखे गए जो चार ऑप्शन उसमें से कौन सा सही है,
कौन सा सत्य है, तो असत्य वाला को काट देंगे, सत्य वाला को चुनिए। देखिए आप अपने हिसाब से क्या लगता है आपको कौन सा सत्य है। तो हमारे हिसाब से देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इसलिए हम जल्दी पकड़ पाएँ, इंग्लिश वाले से ज़्यादा आसानी से पकड़ पाएँ। नीचे लिखा हुआ वो बात तो सही निकल रहा है, कहता कि बाला यदा विद्यालयम, ए नंबर देखिएगा, बाला यदा विद्यालयम आगच्छन्ति तदा ते रिक्तफलकम इव भवन्ति। रिक्त फलकम मतलब सादा कोरा कागज, सादा ब्लैंक स्लेट लिखा हुआ, ब्लैंक स्लेट, स्लेट मीन्स क्या है, जो बच्चा लिखता है, ब्लैंक स्लेट, ब्लैंक पेपर, पेज, स्लेट यहाँ लिखा हुआ इस बात को। तो कहता कि बच्चे जब शुरू में विद्यालय आते हैं, जब शुरू करते हैं आना, तो वो एक सादा पेपर की तरह होते हैं, खाली पेपर की तरह होते हैं। ये बात सही है, ये बात तो अभी जानते हैं, सादे पेपर की तरह होते हैं, कोरे कागज़ की तरह होते हैं शुरू में, उसके बाद जितना आप भरना उसमें भर सकते हैं। या मिट्टी का घड़ा कोई लोग कहते हैं कच्चा होता है, ऐसा करके बच्चे को बताते हैं, बहुत तरह तरह के उदाहरण देते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आपका वो सही जा रहा है कि बच्चे जो रिक्त फलकम होते हैं, मतलब प्लेन पेपर से जो ब्लैंक पेपर की तरह होते हैं, ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन ही सही है। बाकी इसमें से जितना पढ़ेंगे आप, जब वो सही मिल गया तो जाहिर सी बात है कि ये तीनों जो है गलत मिलेगा। जो पहला ही सही मिल गया वो बात सही लिखा हुआ है, और नीचे हम देख लिए तीनों ऑप्शन वो गलत है ना। अच्छा, आपका एक 50 नंबर शायद मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन था, वेट, मैं 50 नंबर क्वेश्चन, अच्छा वो तो गलत है, मैं फिर से उस क्वेश्चन को आपके सामने लाने की कोशिश करता हूँ, वेट, और उसको बताता हूँ। हाँ देखिए, तो ए क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, ये 50 नंबर क्वेश्चन था कि नए शब्दों का जब प्रयोग करते हैं शिक्षिका, तो नए शब्दों का जब प्रयोग करते हैं ना, तो वो किस प्रकार से प्राकृतिक वस्तुओं को जोड़ते हैं। तो ये जो है ना, प्राकृतिक वस्तुओं को जो जोड़ते हैं, तो ये आपके सामने मैं लिख दूं, पहले एक मिनट रुकिए, आपके सामने मैं लिख दूं इसका ऑप्शन जो होगा, ठहरिए, मैं वहाँ मेरा किताब में कुछ और है एक्चुअली, 2, 3 और 4, आप ऐसे समझिएगा, ABCD को ये कर दीजिए, यहाँ क्या डी लिखा है, यहाँ ऑप्शन क्या है कि आगे पीछे करके भी हो जाता है इसमें इसका, इसलिए चलिए कोई उसको मत देखिए, आप इसको देखिए, चलिए हाँ अब देखिए, तो ये जो सही आंसर होगा, कंफ्यूज नहीं करेगा, सही आंसर होगा कि प्राकृतिक वस्तुओं को हम इसलिए दिखाते हैं, है ना, नए नए शब्दों के लिए, क्योंकि उन प्राकृतिक जीवन वो तो डेली जीते हैं, जाहिर सी बात है, और उन वस्तुओं को देखते हैं, उनके साथ अपना संबंध भी जोड़ते हैं वो, है ना, संबंध स्थापित करते हैं। मैंने सुबह बताया था कि सुबह से सूरज को देखते हैं, नदी, तालाब, खेत, खलिहान, सब कुछ देखते हुए है कि वो अपना जीवन बिताते हैं पूरा दिन। तो मैंने कहा कि यदि उन सब वस्तुओं का उदाहरण उनके सामने रखते हैं, उन सब वस्तुओं को नए नए शब्दों में जोड़ते हैं, उनके उनके जरिए, जैसे कि नदी के बारे में बताएं तो नदी बताया, तो नदी के बारे में बताएं कि बाढ़ कब आती है, या उसमें पानी का बहुत कुछ हम चाहते बता सकते हैं, उसमें सूरज के बारे तो उसके बारे में बताएं। तो हमने कहा प्राकृतिक वस्तुओं से उनको जोड़ें, तो वो सीखने के लिए इच्छुक होंगे, है ना, मतलब एक्साइटेड होंगे, वो ज़्यादा सीख पाएंगे। इसलिए हमने कहा कि प्राकृतिक वस्तुओं का शिक्षक जो इस्तेमाल करते हैं नए नए शब्दों के लिए, और आप अगर कुछ ऐसे नए टॉपिक को अगर बताएंगे उनके सामने, तो शायद बच्चे नहीं कवर कर पाए, नहीं सीख पाए, ऐसा होता है, इसलिए बताया गया है। तो इसलिए सही आंसर जो होगा 1 नंबर होगा दोस्तों, जो पहला होगा वो सही आंसर होगा, पहला। यहाँ पे यहाँ ABCD मत समझिएगा, है ना, वहाँ हम ऑप्शन कुछ और कह रहे थे, और डी और ए में ये हो रहा था, तो चलिए पहला आंसर इसका सही होगा। तो चलिए आज का ये 15 क्वेश्चन जो है हमारा यहीं पे ख़त्म होता है ना, और इसमें से आप लोग बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, है ना। और ये सब जितने क्वेश्चन आंसर हम आपको करवा रहे हैं ना, संस्कृत में 15-15 करके करवाएंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको समझिएगा। अच्छा, चारों ऑप्शन हम आपका नहीं करवाए तब तो इतना टाइम हो गया, करवाते तो कितना होता, इसलिए चारों ऑप्शन का हिंदी या चारों को समझाने में थोड़ा बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है, टाइम किल कर जा रहा है, इसलिए नहीं कर पा रहे। सोचे कि हम आप लोग को देखते हैं कि कितना क्या व्यू मिलता है, उसके आगे का देखेंगे फिर, है ना। टॉपिक हम पढ़ाते चले जाएंगे, चिंता मत करिए, प्रैक्टिस तो बस है कि आपको टाइम का भी पता चले, क्वेश्चन भी कैसा कैसा आएगा वो भी पता चलेगा, बाकी हम टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, टॉपिक सब जितना इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, सब पढ़ा ही देंगे आपको, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखें, वीडियोज़ को ज़रूर देखें, जो दिक्कत हो तो ग्रामर का वीडियो देखें, है ना। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।